उसकी चर्चा हर गली, हर संसद और हर स्टूडियो में चलती रहती है। ये वही कुर्सी है जिस पर बैठने वाला व्यक्ति कभी संविधान की रक्षा का प्रतीक बनता है तो कभी सत्ता के सबसे चुपचाप सिपाही का रोल निभाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उपराष्ट्रपति की उस कुर्सी की जो आज खाली है और सत्ता गलियारों में अफवाहों से लेकर रणनीतियों तक की आंधियां तेज हो गई हैं। धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति ने झट मंजूरी भी दे दी और प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं देकर मानो अगली बिसात बिछा दी हो। सवाल है अब कौन? लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बिना किसी पन्ना पलटे उस इस्तीफे को तुरंत स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं दे दी, माने जैसे कोई पदावनति नहीं, पदमुक्ति का उत्सव हो। और अब राजधानी दिल्ली से लेकर पटना के पान दुकानों तक सवाल यही है, अब अगला कौन? इस सवाल की सबसे पहली उंगली बिहार की ओर उठती है। क्यों? क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और अगर आपको लगता है कि संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का कोई लेना देना सिर्फ संविधान से होता है तो आप अब भी लोकतंत्र की पाठशाला में पहले पीरियड में हैं। असल राजनीति में संवैधानिक पद अब राजनीतिक प्लेकार्ड बन चुके हैं। कौन बैठेगा इसका जवाब तय करता है कौन वोट देगा और इसमें नरेंद्र मोदी को पुराना खिलाड़ी माना जाता है। धनखड़ को याद कीजिए, राजस्थान चुनाव से पहले उनका नाम उछाला गया, जाट समुदाय को साधने के लिए उन्हें लाया गया। विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराकर वो उपराष्ट्रपति बने और उसके अगले साल राजस्थान में चुनाव हुए। तब भाजपा वसुंधरा राजे के बागी तेवरों से बुरी तरह उलझी थी। आज वही कहानी बिहार में दोहराई जा रही है। बिहार में भाजपा का आत्मविश्वास अभी उतना ही डगमग है जितना नोटबंदी के बाद एटीएम की लाइन में खड़े लोगों का धैर्य। चुनाव आयोग जरूर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करके हर बूथ पर भाजपा के लिए नए दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहा है, मगर पार्टी खुद जानती है कि जमीन खिसक रही है। संसद में हंगामा, राज्यसभा में टकराव, विधानसभा में तनाव, हर तरफ बेचैनी है। और ऐसे में उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठाया जाने वाला चेहरा न सिर्फ संवैधानिक बल्कि चुनावी चेहरा भी होगा। अब लीजिए नाम, नीतीश कुमार, जिनके बारे में अटकल है कि भाजपा उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रोजेक्ट कर सकती है। लेकिन जैसे ही आप यह नाम सुनते हैं सवाल खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार उस कुर्सी को संभाल पाएंगे? ये कुर्सी फाइलों पर साइन करने वाली नहीं बल्कि देश के सबसे ऊपरी सदन राज्यसभा को चलाने वाली है। पक्ष विपक्ष के नेताओं से रोज तालमेल, चर्चा, बातचीत, टकराव के बीच संवाद। इसके लिए चाहिए मानसिक स्थिरता, राजनीतिक संतुलन और शारीरिक ऊर्जा। और आज के हालातों में नीतीश कुमार इन तीनों के आसपास भी नजर नहीं आते। दिल्ली और पटना के बीच पिछले 1.5 साल से जो सियासी तमाशा चला है उसमें नीतीश सिर्फ दृश्य में रहे, दायित्व में नहीं। तो अब नीतीश बाबू शायद हरिवंश नारायण सिंह का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। राज्यसभा के उपसभापति हैं, जेडीयू कोटे से हैं, अनुभवी हैं, बिहार से आते हैं और मोदी नीतीश दोनों के करीबी माने जाते हैं। लेकिन रुकिए, उनका सबसे बड़ा दोष क्या है? जाति। वो राजपूत हैं। अब राजपूत होना अपराध नहीं, लेकिन भाजपा पहले ही योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह जैसे 2 राजपूत पोस्टर बॉय रख चुकी है। ऐसे में हरिवंश को उपराष्ट्रपति बनाकर भाजपा को कोई नया वोट नहीं मिलने वाला और न ही कोई नई सामाजिक इंजीनियरिंग खड़ी हो सकती है। तो अब चलिए तीसरे नाम पर, रामनाथ ठाकुर। ये वही रामनाथ ठाकुर हैं जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। कर्पूरी ठाकुर, जिनका नाम बिहार की राजनीति में दलित और पिछड़े वर्ग के लिए एक आदर्श की तरह लिया जाता है, जिनका नाम लेते ही लाउड स्पीकर की आवाज कम हो जाती है और वोट बैंक की गणना शुरू हो जाती है। भारत रत्न मिल चुका है, जातिगत समीकरण बिल्कुल सटीक बैठते हैं। अगर उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जाता है तो आरजेडी, कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों को विरोध करने का कोई नैतिक आधार नहीं बचेगा और एनडीए को बिहार का बिखरा हुआ अति पिछड़ा वोट बैंक एकजुट मिल सकता है। लेकिन भाई, राजनीति में हर सीधी लाइन के आगे नीतीश कुमार का जिगजैग चलता है, क्योंकि अगर रामनाथ ठाकुर इस ऊंचाई पर पहुंच गए तो नीतीश के अपने बेटे की राजनीति में एंट्री की योजना को गहरा झटका लगेगा और नीतीश को अपने उत्तराधिकारी की कुर्सी छोटा लगने लगेगा। लेकिन अगर बीजेपी सीधे रामनाथ ठाकुर से बात कर उन्हें विश्वास में लेकर नाम घोषित कर दे तो नीतीश चाहें या न चाहें, हाँ कहना ही पड़ेगा। और अब आते हैं उस नाम पर जो इस स्क्रिप्ट में मसाले की तरह है, शशि थरूर। वो कांग्रेस में हैं भी और नहीं भी, वो भाजपा में है नहीं लेकिन दिखते वही हैं। उनके भाषणों में अंग्रेजी का लेप है और हाव भाव में स्वैग, लेकिन उनकी पार्टी यानी कांग्रेस अब उन्हें देखती भी नहीं। केरल में पार्टी नेता मुरलीधरन ने साफ कह दिया है थरूर को किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा।
कहा गया कि वो CWC में जरूर हैं लेकिन पार्टी में नहीं। वो पार्टी के कार्यक्रमों का बहिष्कार नहीं कर रहे बल्कि पार्टी अब उनका बहिष्कार कर चुकी है। थरूर अब उसी नाव पर हैं जो कांग्रेस के किनारे से छूट चुकी है और भाजपा के घाट पर रुकती नहीं। थरूर की उम्मीदें नरेंद्र मोदी से हैं। संयुक्त राष्ट्र में काम किया है, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, अंग्रेजी हिंदी मलयाली बोलते हैं। बीजेपी के लिए वो केरल जैसे राज्य में एक उम्मीद बन सकते हैं, लेकिन बीजेपी को उनसे डर भी है क्योंकि थरूर एक अनगाइडेड मिसाइल हैं, एक ऐसा नेता जो कभी भी किसी पर भी फायर कर सकता है। ऊपर से वो केरल में भी सिर्फ तिरुवनंतपुरम में ही स्वीकार्य हैं, बाकी जगह वो अभी भी बाहरी हैं। अब आखिर में सवाल वही कि क्या भाजपा किसी ऐसे चेहरे को उपराष्ट्रपति बनाएगी जो बिहार के समीकरण में फिट बैठता हो? क्या ये कुर्सी अब सिर्फ संवैधानिक नहीं, चुनावी टूलकिट बन चुकी है? क्या लोकतंत्र अब चेहरों की राजनीति का बायोडाटा भर रह गया है? मोदी जानते हैं कि अगर उन्होंने नीतीश कुमार को किनारे करने की कोशिश की तो बिहार में कुर्सी नहीं खुद सत्ता डगमगा सकती है। लेकिन ये भी सच है कि अगर उन्होंने किसी महादलित या अति पिछड़े को उपराष्ट्रपति बना दिया तो नीतीश का कद छोटा हो जाएगा और चुनावी नैरेटिव मोदी के पक्ष में खड़ा हो जाएगा। यही गणित अब प्रधानमंत्री कार्यालय की सबसे बड़ी सिरदर्दी है, क्योंकि उपराष्ट्रपति की कुर्सी आज खाली है, लेकिन हर राजनीतिक दल उसे भरने की नहीं, अपने फायदे से तौलने की कोशिश कर रहा है। किसी के लिए जाति, किसी के लिए क्षेत्र, किसी के लिए बगावत और किसी के लिए वफादारी। इस कुर्सी पर अब संविधान नहीं, राजनीति बैठती है। तो उपराष्ट्रपति की कुर्सी एक बार फिर खाली है, लेकिन ये खालीपन सिर्फ कुर्सी का नहीं है, ये खालीपन है उस मर्यादा का, उस गरिमा का जो कभी संवैधानिक पदों से जुड़ी होती थी। आज ये कुर्सी प्रतीक नहीं है, अब यह एक सीट है। सीट यानी वोटों की सीटिंग व्यवस्था, जहां किसी को बैठाने से जातियां जुड़ती हैं, कोई हट जाए तो समीकरण बदल जाता है। धनखड़ का जाना कोई संवैधानिक झटका नहीं है, ये एक राजनीतिक योजना का अगला चरण है। जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति ने तुरंत मंजूरी दी, प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं भेजी और कैमरों ने अगला नाम ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन उस शुभकामना के पीछे क्या है? एक कुर्सी जिसे भरने की हड़बड़ी इतनी तेज है कि लोकतांत्रिक विचार कहीं पीछे छूट गए हैं। कभी सोचिए, क्या आज किसी भी दल ने ये कहा कि हमें एक ऐसा उपराष्ट्रपति चाहिए जो संविधान को नजर में रखे, संसद की गरिमा को लौटाए? नहीं, बात होती है सिर्फ इस पर कि वो बिहार से होगा या केरल से, राजपूत होगा या नाई जाति से, दलित होगा या मुसलमान, विपक्ष का विद्रोही होगा या सत्ता का वफादार। क्योंकि अब कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति नहीं, उसकी उपयोगिता गिनी जाती है। रामनाथ ठाकुर का नाम आ रहा है क्योंकि वो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, उन्हें बनाइए उपराष्ट्रपति, बिहार का पिछड़ा वोट जुड़ जाएगा। थरूर का नाम आ रहा है क्योंकि वो केरल से हैं, जहां बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलती। हर नाम के पीछे बस एक ही सवाल है, क्या फायदा मिलेगा? क्या हम वोटों में बदल पाएंगे इसे? लेकिन इस खेल में खो गया है लोकतंत्र का असली चेहरा, वो चेहरा जो कभी एक ऐसे भारत की बात करता था जहां संविधान सर्वोपरि होता। आज वो संविधान भी टुकड़ों में बंट चुका है। एक हिस्सा चुनाव आयोग की अलमारी में बंद है, दूसरा सत्ता की रणनीति में गुम। राज्यसभा की गरिमा, उपराष्ट्रपति का दायित्व, सत्रों का संचालन ऑल गॉन। अब जरूरत नहीं कि उपराष्ट्रपति सदन चला पाए, अब जरूरत है कि वो पार्टी लाइन से ना हटे। अगर कभी हटे तो थरूर बना दिए जाएंगे, जो कांग्रेस में भी नहीं और बीजेपी में भी नहीं। उनके जैसे नेताओं को देखिए, उनके बयान अब पार्टी विरोध नहीं कहलाते, बल्कि करियर बर्बादी की सूचना बन जाते हैं। और इस पूरे खेल में जनता क्या कर रही है? वो सोशल मीडिया पर जोक्स शेयर कर रही है, व्हाट्सएप पर जाति जोड़ रही है, टीवी पर बहस देख रही है और चाय की दुकान पर नामों की फहरिस्त बना रही है। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि क्या कोई ऐसा उपराष्ट्रपति भी होगा जो संसद को बोलने लायक बनाए, जहां विपक्ष को बोलने दिया जाए, जहां विधेयक बहस से पारित हों, जहां सत्ता को ताली नहीं तर्क मिले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब उपराष्ट्रपति का पद राजनीतिक पार्सल बन गया है, जिसे जिसकी जरूरत हो उसकी जाति, क्षेत्र और वफादारी देखकर डिलीवर किया जाएगा। और हम सब जो कभी मतदाता थे अब केवल दर्शक बन चुके हैं, तालियां बजाते हैं, ट्वीट करते हैं, लेकिन सवाल नहीं करते। और लोकतंत्र धीरे धीरे कुर्सी के बोझ से दबता जा रहा है। कुर्सी तो भर जाएगी, लेकिन संविधान का पन्ना फिर अधूरा ही रह जाएगा।